Hello, student. Hello, sir. Good evening, sir. Very Good evening, sir. Very good evening to all. Good evening, sir. Very good evening. कैसे हैं सब लोग? Sir, fine, sir. बढ़िया, sir. Sir, fine. ओके. सब लोग आ गए हैं क्लास में? करें शुरू? Yes, sir. कर देते हैं. ओके. अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है. ओके. तो कल हमने जो ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ा था और न्यूटन का लॉ पढ़ा था ग्रेविटेशन का क्या होता है और ग्रेविटी हमारे सेंटर से कैसे वेरी करती है अर्थ में और क्या क्या फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ा था. तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक्स इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं और उससे भी पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाह रहा था. सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जो कल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड थोड़ा सा ब्रश अप करने के लिए. मान लीजिए कि अर्थ पे जो इक्वेटोरियल ये इक्वेटर होती है, इसके अलोंग मान लो ट्रेन चल रही है ना, और वो ट्रेन मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है. ये अर्थ का एक्सिस है मान लो, इसके अबाउट अर्थ रोटेट करेगा और अर्थ जो रोटेट करेगा वो आई थिंक ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ही करता है अर्थ रोटेट, उल्टा लेना चाहिए, ऐसे ही करेगा ना. तो मान लो ट्रेन इधर को चल रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर को है, ठीक है. ये केस 1 है और केस 2 में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर को है, ये केस 2 है. कल तो सर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था अर्थ को. किसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज? सर मैंने तो हाँ, मैंने क्या बोला था कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा ना, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट करेगा. करेक्ट. तो ये हमारा अगर मान लो हम ऐसे देखते हैं, मैंने सामने से हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ होता है हमारा यूजुअली और ये साउथ होता है. तो जो रोटेशन हमारा होगा वो करेक्ट ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये सही है या उल्टा होगा? ये सही है या उल्टा होगा? सोच लो एक बार. तो ऐसे वो बनाया था. मान लो ये सन है यहाँ पे और इसकी रेज आ रही हैं, ठीक है. तो पहले इस पार्ट पे पढ़नी चाहिए या पहले इस पार्ट पे पढ़ेंगे? मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है. सर पॉइंट बी पर पहले पढ़नी चाहिए. पॉइंट बी पर पहले पढ़नी चाहिए फिर पॉइंट ए पे पढ़ेंगी. यस सर. रोटेशन किधर को लेना चाहिए फिर हमें? सर जैसे आपने बनाया वो सही है सर. ये वाला? यस सर, सही है. यस सर. इसमें तो पहले पॉइंट ए पे पड़ेगी मेरे ख्याल से, या बी पे पड़ेगी पहले? सर इसमें ए पे पड़ेगी सर, शायद इसमें पहले बी पे पड़ेगी ना भाई, ऐसे रोटेट कर रहा है बी पे ना. पड़ेगी. तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो पहले बी सामने आएगा मान लो, फिर ये रोटेट करते करते ए सामने आ जाएगा, यही होना चाहिए. सर. तो ये यस सही सर. बना, यानी ये सही बना हुआ, ठीक है. चलो एनीवे, मेरा क्वेश्चन तो ये था एक्चुअली कि मान लो ये, चलो रोटेशन मान लो ये है, ठीक है, और ट्रेन हमारी इधर को जा रही है. एक केस में ये है केस 1 और ये है केस 2. तो आप बता सकते हो कि ट्रेन का जो वेट होगा वो कहाँ पे ज्यादा फील होगा? माने जो ट्रेन का वेट होगा वो किसी केस में ज्यादा कम होगा या बराबर होगा दोनों केस में, अगर हम अर्थ का रोटेशन कंसीडर करें? ट्रेन की स्पीड सेम है, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो क्या लगता है आपको, ट्रेन की स्पीड दोनों केस में सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए? दिस इज द, इसको मिटा के दोबारा बना लेते हैं. सर पहले वाले में थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि सर उसमें अर्थ की वेलोसिटी भी हो जाएगी ऐड. अर्थ की वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जो नेट स्पीड आएगी ट्रेन की वो इतनी आएगी अगर मैं स्पेस के रिस्पेक्ट में देखूँ, है ना. यस सर.
और इस केस में जो आएगी वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यस सर। ठीक है, दोनों ये तो सही है बताया आपने। तो इस केस में क्या होगा, वेट बढ़ेगा या घटेगा? अगर ट्रेन तेज स्पीड से चल रही है तो इस पर सर सेंट्रीफ्यूगल मास फोर्स। पर मास तो वैसे घटता है, पर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतना कम मास हो जाता है। नहीं नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आप रिलेटिविस्टिक बात कर रहे हो ना, आप ये वाली बात कर रहे हो, एम नॉट वाली, ये वाली बात कर रहे हो। यस सर। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी, हम ये नहीं मिलेगा, रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं दे रहे हम, नॉर्मल मान रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे अभी। केवल नॉर्मल अगर देखें, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कल कंसीडर किया था, ध्यान है हम लोगों को, जब हमने अर्थ के रोटेशन को कंसीडर किया था, यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस केस में ज्यादा लगता है आपको, पहले केस में ज्यादा होगा दूसरे केस में? सर पहले केस में भी लगेगा, दूसरे केस में भी लगेगा, बट मेरे ख्याल से दूसरे केस में थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए। ये होता है ना हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर यस सर। पहले केस में ज्यादा लगेगा, दूसरे केस में कम लगेगा। जो कि बाहर की तरफ को लगेगा, है ना ऐसे, तो ज्यादा किस में लगेगा? Yes, सर पहले केस में लगेगा ज्यादा। क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है, v प्लस वी यस टी है, सर। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका होगा वो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो ट्रेन का वेट यहाँ पे क्या होगा फिर, mg इधर को एक्ट कर रहा है, और सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले वाले में वेट कम होगा, दूसरे वाले में उसके कंपैरिजन में वेट थोड़ा ज्यादा होगा। देखो दोनों केस में कम हो जाएगा वेट, इफेक्टिव वेट तो कम होगा दोनों केस में mg से, यस सर। क्योंकि दोनों केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यस सर। और पहले वाले में सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, तो पहले वाले में वेट आप दूसरे वाले कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लगेगा। हाँ, यानी पहले केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, तो वेट का जो लॉस होगा वो क्या होगा, वेट का लॉस ज्यादा भी होगा। ज्यादा होगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वेट का लॉस भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, तो जो वेट का लॉस आएगा वो इसमें ज्यादा आएगा, तो यानी कि जो इफेक्टिव वेट होगा इसमें क्या होगा, वो कम हो जाएगा। इफेक्टिव वेट जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इफेक्टिव वेट की बात करूं यहाँ पे, तो जो इफेक्टिव वेट है, अगर यहाँ पे वेट का लॉस ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे इफेक्टिव वेट जो है कम हो जाएगा आपका। ये बात समझ में आई बच्चों, बाकी लोगों को समझ में आई? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv²/r होता है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब दोनों केस में ये इक्वेटर पे है ट्रेन, तो r तो सेम ही है, m भी सेम मान लेते हैं, v पे फर्क पड़ेगा अब कि v किस केस में ज्यादा है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है और वेलोसिटी ट्रेन है वो ऐड हो रही थी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो इसके वेट को वो कम कर देगा, mg को कम कर देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ वेट होगा डेल्टा डब्ल्यू वो ज्यादा आएगा, तो यानी वेट इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर ये बात? सर mg की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, वो तो कांस्टेंट ही है ना। mg की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो हम नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ, इफेक्टिव, वेट। यस यस, या तो हम जैसे कल हम क्या लिख रहे थे, कल हम ऐसे लिख रहे थे mg डैश इक्वल टू mg माइनस fc, ऐसे लिख रहे थे ना कल हम। तो कल हम जी इफेक्टिव की बात कर रहे थे कि जी इफेक्टिव कितना आता है मेरा, तो या तो आप इस अप्रोच से चलोगे या फिर आप नॉर्मल नॉर्मल बोल लो कि नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है ग्राउंड पे, उससे आप बोल सकते हो उस अप्रोच से। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगेगी, इसकी इधर को लगेगी ऑब्वियसली। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से बोलोगे तो यू विल राइट n प्लस एफ सी इक्वल टू एम जी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो आपकी आएगी एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेम ये वाली बात आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड पे लग रही है वो कम हो जाएगी, तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इस पे ट्रेन इसको जो है कम उससे प्रेस करेगी फोर्स से, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेन का इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव वेट। इज इट क्लियर? यस सर।
तो इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, इसको हम इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन भी कई सारे ऐसे आएंगे कि अगर अर्थ जो है इतने स्पीड से रोटेट करने लग जाए तो आपका इफेक्टिव वेट कितना होगा, या मान लो अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करेगी आपका इफेक्टिव वेट 0 हो जाए। उन सब में फिर आपको वो एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने कल ड्राइव किया था, एम जी माइनस वाला। ठीक है, तो हम इफेक्टिव वेट की बात करते हैं वहां पे। क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारा अर्थ में कल हम देख रहे थे वेरिएशन जो हमारा जी का आ रहा था, तो सरफेस के बाहर क्या हो रहा था, जी की वैल्यू घट रही थी। यस सर। अगर हम हाइट पे जा रहे थे, मान लो हमने ग्राफ बनाना चाहें सर, जो सेंटर है, और मैं यहाँ से ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ये मान लो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और ये जी की वैल्यू है। तो जहाँ पे मान लो ये इसका रेडियस आएगा आर, वहां से तो वैल्यू घटती है, तो हम श्योर हैं कि हाइट पे क्या होता है वैल्यू, इसके बाद अगर आप बाहर जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और जो घट भी रही थी वैल्यू कैसे घट रही थी, स्क्वायर से घट रही थी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर हम बात करें x इक्वल टू आर के बाद की, यानी उसकी सरफेस के बाहर की बात करें यहाँ पे कहीं पे, तो आपकी वैल्यू घटेगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर मैं सेंटर से लेके और यहाँ तक की बात करूँ तो जी की वैल्यू क्या, सर बढ़ेगी। क्योंकि फॉर्मूला क्या बना था हमारा, जी इक्वल टू जी नॉट, क्या था फॉर्मूला, दिया ना किसी को? यस सर। क्या जी लिखूं? इज इक्वल्स टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। नहीं, अंदर डेप्थ वाला फॉर्मूला, डेप्थ की बात चल रही है एकदम अंदर की, डी बाय आर। डी बाय आर, नॉट 1 माइनस डी बाय आर। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसे एक्स की टर्म में लिखना चाहूँ, मान लो मैं ऐसे डिस्टेंस यहाँ से नाप रहा हूँ सेंटर से, तो डी तो मेरा यहाँ से होता है और एक्स मेरा यहाँ से होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो अगर मेरा एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस डी। यस सर। क्योंकि एक्स मेरा सेंटर से नाप रहा हूँ ना मैं, तो एक्स को मैं आर माइनस डी लिख सकता हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जी इक्वल टू जी नॉट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आर माइनस डी बन जाएगा ये, डिवाइड बाय आर, अगर मैं एलसीएम ले लूँ। और आई मैंने देखा कि आर माइनस डी क्या है, मेरा एक्स है, तो ये बन जाएगा जी नॉट एक्स अपॉन आर। तो मेरा जो जी है वो मेरा बन गया जी नॉट एक्स अपॉन कैपिटल आर। और इसमें कैपिटल आर कांस्टेंट है और जी नॉट भी कांस्टेंट है। जी नॉट जो है सरफेस पे वैल्यू है जी की, और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो यानी जी प्रोपोर्शनल टू द एक्स हो गया, यानी सेंटर से जो दूरी है मेरी उसके साथ मेरा जी क्या होगा, बढ़ेगा, और लीनियरली बढ़ेगा, फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट पावर पे जब डिपेंड करेगा तो कैसे बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और सेंटर पे वैल्यू 0 होती है मुझे पता है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन जाके यहाँ मिलेगा। यहाँ पे मेरी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू जी नॉट। तो यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना और उसके बाद ये कर्व बना मेरा नीचे की तरफ को। ये बात समझ में आई सबको कि ऐसा क्यों बना ग्राफ हमारा? यस सर। अगर आपसे ग्राफ वगैरह पूछेंगे पेपर में कि ग्राफ कैसे बनेगा या किसकी पावर पर डिपेंड करता है, तो निकाल लोगे ना? यस सर निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, मैंने सॉरी सरफेस पे आ रही है। उससे पहले भी वैल्यू कम हो रही है और इसके इस तरफ भी कम हो रही है वैल्यू। बस फर्क ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये कर्व है। ठीक है, तो ये कल की हमने जो पढ़ा था ये उससे आप ड्राइव कर सकते हो। तो इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं की है, बस उसको ड्राइव किया है मैंने। ओके। यस सर। ठीक है, तो दोनों बातें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, है ना? यस सर कर लेते हैं। ठीक। किसी को डाउट इसमें? दोनों चीजों में जब हमने पढ़ा, एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट देखा था और एक ये वाला जी का वेरिएशन, इसमें कोई डाउट किसी को?
नो सर। ओके फाइन, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, देखो पहले तो कर लेते हैं ग्रेविटेशन में क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशन में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे तो बनते नहीं है, अनटिल अनलेस मैं इंटीग्रेशन वगैरह यूज ना करने लग जाऊँ। इंटीग्रेशन तो आप लोगों का ज़्यादा नहीं आएगा। हल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली देखो किस तरह पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ये कई बार कॉमनली आ जाता है कि दो स्फेयर है, टू स्फेयर, कॉपर स्फेयर मान लो, कॉपर Cu, कॉपर स्फेयर, दो कॉपर स्फेयर हैं और ये दोनों सॉलिड है, इनका रेडियस r है, ठीक है, ये सॉलिड है और इनका रेडियस जो है वो r है, कैपिटल R, ठीक है। इन दोनों को टच करके रखा हुआ है, दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक, अब क्वेश्चन बोलता है कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा आर के टर्म में। इज प्रोपोर्शनल टू, साइन बनाता हूँ सीधा मैं, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। ये आपके ऑप्शन है। सर ऑप्शन बी। बी, अच्छा थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो ना, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी दूंगा मैं डायरेक्ट। सब लोग थोड़ा सोच लो इसमें, क्योंकि केवल डिस्टेंस नहीं है इसमें, एक्चुअली जो मास है ना वो भी रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितना रेडियस आप ज़्यादा लोगे उतना कॉपर स्फीयर का मास भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सोचो। ओहो, सर सी ऑप्शन। R की पावर 4, ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है। अभी तो चलो ठीक है, बाकी लोग कर लो एक बार। कॉपर स्फीयर है, सॉलिड है, रेडियस r है, टचिंग ईच अदर, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। एक ही बच्चे ने निकाला अभी तक। सर ए पार्ट आ रहा है। ए आ रहा है ऑप्शन। ऐसे लिख रहे हो आप, जी एम, एम तो सेम ही आएगा दोनों का, एम इंटू एम बाय 2r का स्क्वायर। सर ऑप्शन डी लग रहा है। सर ऑप्शन सी लग रहा है। सी लग रहा है, अच्छा कैसे लग रहा है। सर आया है वो सही है गलत ये नहीं पता। सही है, चलो मैं बताता हूँ, चलो सही है, बताओ कैसे आया। कॉन्फिडेंस सर रखो, बताओ दीदी ये गलत सही। बोलो 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 बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, उसमें क्या है यार, अभी तुम लोग सर पहली बार तो कर रहे हो। सर m1 इक्वल्स टू m2 है ना। हाँ, मैंने एम माना है दोनों को। तो सर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा सर, f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर वाला। ये तो लगा दिया, फिर
अब क्या करूं? सर मास को डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ले लेंगे। करेक्ट, सर यस सर, यस सर। करेक्ट, फिर वैसे में कैंसिल हो जाएगा और करेक्ट। जो m होगा हमारा वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये 4/3 पाई आर क्यूब 2 बार आ जाएगा, तो g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मैं इसको रो को 2 बार लिखता हूँ, तो पाई आर क्यूब इंटू रो है ये, और ये दोबारा फिर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा, क्योंकि 2 मास हैं आपके। तो डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर है, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं केवल r की बात करूँ, कांस्टेंट को छोड़ दूं, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कॉपर स्फीयर बोल दिया उसने, तो उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई। तो मेरा जो बचा वो क्या बचा, ऊपर r की पावर 6 बची, और नीचे कितनी बची, r की पावर 2 बची। प्रोपोर्शन लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, तो कितना बचा, r की पावर 4। यही किया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर यही किया था। अच्छा, क्लियर हो गया सबको, बच्चों, बाकी लोगों को, बाकी स्टूडेंट को? यस सर। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली ना, तो इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट था ये, तो अगर आप ये सॉल्व ना करते तो फिर गड़बड़ कर देते पेपर में, क्योंकि उसने कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर बोला ना, तो वहां फंस गया। अगर बोलता है कि मास मास फिक्स कर देता, मान लो बोलता 2 स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2, तब कुछ बात अलग होती। लेकिन उसने क्योंकि रेडियस उसने फिक्स नहीं करा मास, उसने बोला कि रेडियस है, रेडियस इतनी बड़ी करोगे तो मास भी बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। तो जहाँ पे क्वेश्चन बनते नहीं ज्यादा, वहाँ पे थोड़ा सा टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं, जहाँ क्वेश्चन बनने की वो कम होती है ना संभावना, थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी ग्रेविटेशन का ही कर लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास इक्वल है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है एफ जी, वो एफ है, इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 25% ऑफ द मास ऑफ वन इज ट्रांसफर टू अदर। आगे समझिए वो क्वेश्चन क्या होगा। 25% ऑफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर, तो नया ग्रेविटेशन फोर्स बताना कितना होगा। ट्वेंटी 25%, ठीक है। तो आपको बताना है कि नया जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा एफ जी डैश, वो कितना होगा। ऑप्शन दे दूं? ये ऑप्शन आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में डाउट तो नहीं किसी को?
सर हम्म, थर्ड ऑप्शन लग रहा है। सी। यस। ओके, चलो देखते हैं, आई होप करेक्ट है। इसमें ये होगा एफ, तो आपका लिखा थर्ड क्या है ऑप्शन ही आ रहा ऑप्शन है। में? आंसर नहीं है। सर ये जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपने लिखा क्या है? ये एफ से पहले 15/16 एफ। सर ऑप्शन थर्ड है सर। 15/16 थर्ड। यस ओके, सर, थर्ड ही है। तो एफ जो आपका होगा वो तो GM/R² हो जाएगा, और जो नया आपका आएगा मान लो F डैश, FG डैश, वो कितना होगा? G into 0.75 m into 1.25 m। क्योंकि 25% मास गया है तो 0.75 m लिख सकते हैं, और एक को 1.25 m लिख सकते हैं। अपॉन डिस्टेंस तो कोई चेंज नहीं बोला उसने, डिस्टेंस में चेंज नहीं बोला, तो केवल हम इसको लिख सकते हैं R²। R square। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3/4m आई थिंक, और ये वाला आपका हो जाएगा 5/4m। है ना, 1.25 है क्योंकि, तो 5/4m हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखूं तो आई कुड राइट इट एज G, और M² तो बाहर ले सकता हूं मैं, और ये मेरा आ जाएगा 3/4 इंटू 5/4, तो ये आ गया मेरा 5×3=15/16, 16 आएगा। और अपॉन में R²। अब मैं अगर F और F डैश को डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। अगर मैं डिवाइड करूं तो GM² और R² तो कॉमन है, कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे 15/16 है, बाकी सब कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 16/15 F/F डैश। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए F डैश। दिस इम्प्लाइज दैट F डैश जो आएगा आपका, F डैश ये जो है वो आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15/16 ऑफ द F। आई थिंक ये भी क्लियर है सबको। यस सर। सर जो इसमें हम्म, 3/4m और 5/4m आया, ये कैसे आया? कैसे आया? ये ऐसे आया कि आपने मास को माना M माना आपने। एक मिनट, हाँ। मास को मान लो आपने M माना, दोनों का मास M और M था। अब आपने 25% यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसका 25% M का कितना होगा? 0.25 होगा, तो यहाँ कितना मास बचेगा? 0.75 m। ये क्लियर है? 25% अगर हटा दूंगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.25m। ये क्लियर है? यस सर। अब 75 को मुझे इस फॉर्म में लिखना था, सिंपल फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं? 75/100 लिख सकता हूँ इसे। तो 25 से अगर मैं काटूंगा तो 25×3=75, 25×4=100, 3/4 भी लिख सकता था मैं इसे, ओके ओके सर, गॉट इट। है ना? ऐसे यहाँ भी कर सकता था मैं। ओके, यस सर। अच्छा, कोई अगर और इजी करना चाहता है तो उसे M की जगह पे 100m मान लो, 100 m मान लो दोनों को, तो जब वो कम होगा तो एक आपका 75m बचेगा और एक 125m बचेगा। तो हम ये भी मान सकते थे कि 100 m मान लो दोनों मासेस को, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके, तो इट वाज अप टू योर चॉइस। एनीवे, तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें।
यस सर। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं, सॉरी नो नहीं, दो पार्टिकल हैं और ये इनका मास इक्वल मास m है, स्मॉल m ऑफ इक्वल मास small m. They go around in a circle of radius r. Go around in a circle of radius r. क्यों जा रहे हैं आपने गो अराउंड कैसे? ये एक्चुअली जो सिस्टम है काइंड ऑफ बाइनरी सिस्टम बोलते हैं इसे हम। कई बार दो स्टार होते हैं और वो जो है ऐसे घूम रहे होते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास या समथिंग ऐसे। तो इसका रीजन क्या होता है? उनके बीच में जो एक फोर्स काम, अच्छा घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए आपको? अगर आपसे घुमा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अगर चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे? सर ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। तो जब ऐसा होता है दो स्टार के बीच में कि दो स्टार बाइनरी सिस्टम बना लेते हैं या कई बार तीन स्टार का सिस्टम भी बन जाता है, वो भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये आपस में जो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है और उसके कारण ये जो क्या होता है कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। तो उन्होंने लिखा हुआ है अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अब क्वेश्चन बताओ क्या होगा, क्या पूछ रहा होगा ये? चलो मैं बताता हूँ। कह रहा है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल कितनी होगी? स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज जब ये घूमेंगे तो स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल इज, अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, अब बाकी आपको जो है खुद सोचना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है, किस फॉर्म में आंसर आएगा वो आपको खुद देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है v इक्वल टू वी कैन से 1/r, इस तरह के ऑप्शन है आपके पास, 1/gm, इस फॉर्म में आंसर निकालना है। बाकी ऑप्शन नहीं बता रहा मैं आपको, नहीं तो फिर आप देख उसी पे निकालने की कोशिश करोगे आंसर। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। सर हाफ अंडर रूट में gm/r आ रहा है। हाफ अंडर रूट में gm/r, करेक्ट यस सर। करेक्ट। किस किसने निकाला आंसर? कौन कौन है? दो स्टूडेंट हैं। सर सानवी। ओके, शानवी एंड सर शुभम। शुभम। ओके, बाकी बच्चे भी निकाल लो, इजी है। रेडियस आर दे रखा है, ठीक है, रेडियस, डायमीटर नहीं दे रखा, रेडियस। तो ये भी आर होगा, तो ये भी आर होगा। इसके अबाउट इक्वल मास है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बिल्कुल सेंटर पे ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट एक घूम रहे हैं। तो किस फोर्स को बैलेंस किया आप लोगों ने, सुवम एंड सानवी?
सर ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो जी स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, 2r का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको किसके इक्वेट किया आपने? सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो mv²/r के। करेक्ट। अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं या किसी भी एक पार्टिकल को देखूं, मान लो इसको देखता हूं मैं, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स इधर को एक्ट कर रहा है और ये ग्रेविटेशन फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है m इस पार्टिकल का मास इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिस पे घूम रहा है। तो क्या लिखूं यहाँ पे, r लिखूं या 2r लिखूं? सर 2r। 2r। r। ये जो घूम रहा है पार्टिकल, ये इसके अबाउट घूम रहा है ना, इसके अबाउट। इसके अबाउट दूरी कितनी है इसकी यहाँ से? r है सर। सर मैंने पर वो गलती से रेडियस तो 2 है। रेडियस 2 कैसे हैं? मतलब जो इस साइड का होगा वही दूसरी साइड का भी तो होगा। हम तो एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मैंने इस पार्टिकल को, मान लो एक पार्टिकल को लिया अभी, और इस पार्टिकल पे मैंने दोनों फोर्स लिखे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा इस पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं इस पे। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है। यस सर। m ठीक है, v² ठीक है। अब बात आ रही है r कितना लें। r क्या चीज होती है यहाँ पे? सर उनका रेडियस। किसका रेडियस? सर जो पार्टिकल होगा। नहीं, पार्टिकल का तो रेडियस नहीं होता ना, पाथ का रेडियस होता है। यस सर। तो पाथ किसका रेडियस लेंगे? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो अच्छा आप सर किसका? मतलब जिसके वो अबाउट घूम रहा है ना। भाई सर्कल में घूमेगा तो आप ये रेडियस लोगे ना। यस सर यस सर। ओके सर गॉट इट। समझ गए? पार्टिकल तो एक यहाँ पे एक यस यहाँ पे सर है, यस सर। लेकिन आप तो ये तो लोगे। सर तो पाथ हम, एक कॉमन मतलब पाथ एक कॉमन ही है ना। पाथ हमने तो वो एक कॉमन है, साइड पे सिर्फ बिल्कुल। आर लिया है। ये ऐसे वो घूम रहा है, सर्कल ये डिफाइन करने के लिए ऐसे लिया है। घूमेगा, ऐसे घूम रहे हैं ये, है ना। यस सर यस सर। तो आर लेंगे, 2r नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ओके सबको? यस सर। सर जी अच्छा, एम एम में 2r क्यों लिया था, समझ गया। कहाँ पे? यहाँ पे यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोनों पार्टिकल के बीच में? ये m है और ये m है। दोनों पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर 2r है सर। 2r है। तो कितना लेना चाहिए? मैं 2r लेना चाहिए, r लेना चाहिए? 2r ओके सर। क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स की बात चल रही है ना, तो 2r लूंगा मैं। और यहाँ पे जो है मेरी सेंटीपिटल फोर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे r लूंगा। ठीक है, ठीक। Yes. m से m काट दूं, m से m कट गया। एक r से r² अगर काटना चाहो तो बाद में काट सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा G(m)/4r² इक्वल टू v²/r। एक r से ये पावर कट गई। अब यहाँ पे मेरे को v चाहिए था, तो v का स्क्वायर रूट कर लूंगा दोनों तरफ। तो उससे मेरा आ जाएगा v इक्वल टू √of Gm/4r। 4 का √1/2 कर सकते हो, इतना कर सकते हो बस, बाकी तो सब अंडर रूट में रहेगा। तो ये आ जाएगा G(m)/r। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? मैं यहाँ पे 2r क्यों लिया, यहाँ पे r क्यों लिया, ये क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे को टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड कैसे निकालता मैं इसका? सर टाइम पीरियड 2π/r आ जाता हूँ, या मैं 2π/ω सॉरी। 2π/ω। ओमेगा कैसे निकालते हैं? सर ओमेगा v/r आ जाता। अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, और कोई तरीका टाइम सर पीरियड 2 निकालने पाई का? आर बाय वी कर लेंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, हाँ सर वैसे भी कर सकते थे, मर्जी। क्योंकि जब पूरा सर्कल घूमेगा 2πr घूमेगा और अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी यहाँ पे। सर टाइम पीरियड निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ कि इन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा या सेम आएगा दोनों पार्टिकल का?
सर सेम आएगा। अच्छा, अगर मान लो दोनों का मास डिफरेंट होता तब क्या होता, तब क्या सेम आता है डिफरेंट आता? सर डिफरेंट आता। पक्का? नहीं एक मिनट, एक मिनट, सर अगर डिफरेंट आ मास रहा है। डिफरेंट होता, क्यों आता डिफरेंट, क्या लॉजिक है? सर सर क्योंकि वो तो उधर जो आपने इधर काटा है वहां पर एक एक तरफ स्मॉल एम, मतलब अगर हम एक मास को स्मॉल एम और एक मास को बिग एम लिखेंगे तो फिर उधर वो पहले वाले में तो मतलब बिग एम आएगा और जो दूसरी वाली स्पीड है उसके अंदर स्मॉल एम आएगा और वो डिफरेंट हो जाएंगे। मैं समझा नहीं पा रहा आपको। इसके अबाउट रोटेट करेगा मान लो, सेंटर मास का यहाँ कहीं आएगा अब, और सर ये जहाँ इसके पे अबाउट। हाँ सर जहाँ पे आपने ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके इनके जो मास से मास काटा है, हाँ वहां पे अगर दोनों मास डिफरेंट होते और दोनों को हाँ अगर हम M1 एंड M2 लेते हाँ और पहले वाले मास को अगर हम M1 लेते तो पहले वाले की जो वेलोसिटी होती वो हाँ हमारे 1/2 अंडर रूट G M2/R आती। और अच्छा। जो दूसरा वाला पार्टिकल होता है उसकी हाफ अंडर रूट GM1/R आती। इसलिए वो हम्म दोनों डिफर कर जाते हैं। दोनों की स्पीड तो डिफरेंट आएगी, यू आर करेक्ट, दोनों की स्पीड डिफरेंट आएगी, लेकिन दोनों की रेडियस भी तो डिफरेंट आ जाएगी, जो हाँ रेडियस सर है दोनों का, डिफरेंट क्योंकि आएंगी। अभी इसके अबाउट घूम रहे हैं अभी ये, इसका रेडियस R1 आ जाएगा, ये R2 मान लो, ये R1 मान लो, है ना? यस सर। अब इसे आप सेंटर ऑफ मास से अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सेंटर ऑफ मास से आपका टाइम पीरियड दोनों का सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट आ जाएगी, जो ये वेलोसिटी है यहाँ पे फॉर्मूले में, ये जो वेलोसिटी है ये भी डिफरेंट आ जाएगी, और ये रेडियस भी डिफरेंट आ जाएगी, और फाइनली वो कट जाएंगे आपस में, मैंने जो इफेक्ट आएगा टोटल वो सेम आएगा। ये आप करके देखना, ठीक है? कर सकते हो? यस सर। कर लोगे ना ये? यस सर। अब देखो मैं बिना उसके बताता हूँ, बिना अगर मैं फॉर्मूला करना चाहता से तो मैं बिना फॉर्मूले के भी कर सकता था, ये तो फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा, उससे भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि ये सेम आएगा। अगर मैं बिना फॉर्मूले के सोचूं, अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहे हैं तो हमेशा ये अपोजिट डायमीटर के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के डायमीटर अपोजिट होंगे, यस सर। तो जब ये रोटेट करेंगे सर्कल में तो डायमीटर के अपोजिट रोटेट करेंगे, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे होगा तो दूसरा पार्टिकल हमेशा यहाँ पे होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल अगर रोटेट कर रहे हैं, तो अगर ये सर्कल में मान लो रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट सपोज, तो हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आप मानते हो? एक दूसरे के अपोजिट मतलब बिल्कुल ऐसे अपोजिट होंगे ऐसे, और इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहे हैं, एक पार्टिकल अगर ये है तो बिल्कुल इसके सामने होगा। देखो अगले पेज पे देखते हैं इसका लॉजिक मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि सामने होंगे, अगर सामने नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगी? सर फिर सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल की डायरेक्शन सेम मतलब होनी एग्जैक्टली कौन सानवी है? चाहिए। यस सर। एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है, अब इसका जो सेंटीपिटल ये इसके अबाउट घूम रहा है, इसको सेंटीपिटल फोर्स इधर को चाहिए, तो ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? इसका ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, जो ये पार्टिकल का ग्रेविटेशन फोर्स होगा, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए से एफ सेंटीपिटल, वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है? अब मान लो केस ऐसा हो गया कि आप बोल रहे हो कि नहीं जी डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं होगा, नहीं होगा, मान लो पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल, मान लो ये M1 है, ये M2 है, M1 तो यहाँ पे है और M2 यहाँ पे है, अब क्या होगा? अब सेंट घूम किसके अबाउट रहे हैं? इसके अबाउट ही घूमेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने। अब सेंटीपिटल फोर्स तो चाहिए किस तरफ को? इस तरफ को, टुवर्ड द सेंटर, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किधर को मिलेगा? इधर को। ग्रेविटेशन फोर्स तो सेंट्रल फोर्स है, कल में पढ़ा था। तो अब क्या होगा? इसको घुमा पाएगा अभी ढंग से? नो सर। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, किधर को बनेगा
और एक इधर को बनेगा। अब ये इसको कहीं और लेके चला जाएगा पार्टिकल को। ग्रेविटेशन फोर्स से दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो इधर को बन जाएगा, मान लो टुवर्ड द सेंटर चलो, लेकिन एक इधर को बन जाएगा इसका कंपोनेंट एफ जी का, एफ जी डैश। तो ये जो पार्टिकल, ये जो फोर्स होगा ये इसको कहीं और लेके चला जाएगा, इसको सर्कल में ही रहने देगा फिर। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। यानी हमेशा क्या होगा, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। जब ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे होगा। अगर मान लो ये ऐसे पहुंच गया यहाँ पे, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये वाला जो पॉइंट आपने माना है, मान लो पी पॉइंट है, तो अगर m1 यहाँ पहुंच गया तो m2 जो है यहाँ पहुंच जाएगा। ये हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, तभी इनका सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स आपस में प्रोवाइड, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ना, ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक डायरेक्शन में होना जरूरी है ना। तो ये हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, दोनों सर्कल का जो रोटेशन करेंगे सेम टाइम में करेंगे, ये भी क्लियर है? यस सर। तो T1 इक्वल टू T2 आएगा। यानी भाई जब सर्कल में घूम रहे हैं तो जब एक अपना रोटेशन पूरा करेगा तो दूसरा वाला भी अपना रोटेशन पूरा नहीं कर देगा उतने टाइम में, अगर ये हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट घूम रहे हैं। यस सर। तो यानी T1 इक्वल टू T2 आएगा ही आएगा, ये पक्का है। ठीक है, जिसको ये अभी भी समझ में नहीं आया वो इससे ड्राइव करके देख लेना। जो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला ना टी वाला, दोनों का रेडियस निकालना, जो रेडियस ऑफ रोटेशन ये जो निकलेगा रेडियस से निकालना दोनों का, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से, और वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और निकाल के फिर देखना कि क्या आता है दोनों का टाइम सेम आता है डिफरेंट आता है। ओके, सर पर अगर दो पार्टिकल्स डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे हैं तो जो आपने भी बताया था कि वो ग्रेविटेशन की जो डायरेक्शन होगी और जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उनकी डायरेक्शंस मतलब वो अच्छे से रोटेट नहीं कर पाए। वो मैंने ये बोला था कि अगर मान लो ऐसी केस, ये वाला केस है, डायमीटर के अपोजिट घूम रहे हैं, भाई देखो आपका एक रोटेशन का सेंटर ऑफ मास होगा दोनों का, ये पार्टिकल यहाँ पे और ये यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। मान लो ये भारी है पार्टिकल 2m है मान लो, और ये m है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, इसके अबाउट ये घूमेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ पे आ गया घूम के, m वाला यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, तो 2m वाले को बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट आना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 2m जो घूम रहा है वो सेंटर मास इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसको इधर की तरफ को फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर को होना चाहिए? वो भी इधर को ही होना चाहिए, है ना। इसको डायग्राम को थोड़ा सा हमें और वो बनाना पड़ेगा, स्केल पे बनाना पड़ेगा, तो ये ठीक बनेगा। मैं थोड़ा सा और सही बना लेता हूँ। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं भी आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप उसको ड्राइव जब करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। एक बार खुद ड्राइव करना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया एक्स्ट्रा कि जब बच्चे इसे सॉल्व करते हैं ना बाद में, तो बड़े लंबे लंबे इक्वेशंस लगाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो लंबी लंबी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इन दोनों के जो सर्कुलर पाथ होंगे वो अलग आएंगे ना फिर? इनके जो सर्कुलर पाथ आएंगे वो हाँ अलग आएंगे। मैंने इसका रेडियस तो इसके अबाउट अगर देखोगे तो ये कुछ और रेडियस पे घूम रहा होगा और ये कुछ और रेडियस पे घूम रहा होगा। सर्कुलर पाथ अलग अलग आएंगे बिल्कुल, ये पाथ और ये पाथ डिफरेंट हो सकता है। ओके सर। लेकिन ये इसके हमेशा अपोजिट होंगे। अगर एक इस एंड पे होगा तो एक इसके इस एंड पे होगा, तभी हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू मिल सकता है। अगर ऐसा ना हुआ केस, मान लो ऐसा हो गया ऐसे वाला, तो पता चलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो मुझे चाहिए इस तरफ को, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स मिल रहा है मुझे इस तरफ को, तो फिर मेरा सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। यस सर। तो ये हमेशा केस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको एक बार ना ट्राई करना है। वैसे इसको मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि बाकी बच्चे जो है इसको एक बार सेंटर ऑफ मास आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस वाले को एक बार ट्राई करना। T1 जो आपका टाइम निकला है इसको ट्राई करना कि दोनों का सेम आता है या नहीं आता। ओके ओके सर।
थोड़ा डेप्थ में चले गए हम लोग, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा चीजें। थोड़ा सा मैं डेप्थ में चला गया था। तो यूजुअली ये हम एकदम से बताते नहीं 11th वालों को या फाइटर वाले बैच को बताते हैं शुरू में, 11th वालों को थोड़ा देर में बताते हैं मैं थोड़ा जल्दी बता दिया आप लोगों को शायद। एनीवे ठीक है, चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। ग्रेविटेशन के समझ में आ गया हमें, ग्रेविटेशन कैसे कैसे वो करेगा, है ना, मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है। अच्छा मान लो अगर मैं क्वेश्चन 3 पार्टिकल का करता तब कैसे करते आप? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि 3 पार्टिकल घूम रहे हैं, तीनों का मास सेम मान लो चलो, और ये अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन घूम रहे हैं। अब पूछता है कि इसका रेडियस बताओ कितना कितना होगा, रेडियस नहीं सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको कोई डिस्टेंस दे देगा, कुछ भी दे देगा, मान लो इसकी कोई भी डिस्टेंस आपको दे देगा, बोल देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं चलो ये। सर इसके अंदर सर हम पहले वाले मास पर दूसरा वाला मास पहले वाले मास पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही तीसरा वाला मास पहले वाले मास पर कितनी फोर्स लगा रहा है, फिर उन दोनों का वेक्टर सम करके ऐसे फिर कर देंगे। करेक्ट। ये जो घूमेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल सेंट्रोइड पे आएगा। यस सर। सेंट्रोइड पे सेंटर ऑफ मास आएगा आपको, है ना। तो ये इसके अबाउट घूमेंगे, ठीक है। अब ये इसके अबाउट घूमेंगे, मान लो मैं एक पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, किसी भी एक पार्टिकल को, मान लो इसको पकड़ लेता हूँ, मान लो ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसको सेंटीमीटर फोर्स कितना चाहिए, mv² r चाहिए। r मैं निकालूंगा अभी कितना होगा, r क्या होगा, इससे डिस्टेंस होगा इसका सेंटर से, ये वाला। ये तो क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर ऐसा घूम रहा है तो इसको जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए वो mv² r चाहिए, और r जो है सेंटर से दूरी है, क्योंकि इसके अबाउट घूमेंगे तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों इसके अबाउट घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेगा मान लो, और ये ऐसे घूमेगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा अब ये कहाँ से आएगा सेंटीमीटर फोर्स? ये ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स कैसे एक्ट करेगा इस पे 2 ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो ये वाला एक्ट करेगा इस वाले मास का, और एक इस वाले मास का एक्ट करेगा, वो इधर को एक्ट करेगा। इन दोनों का हमें वेक्टर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स 1 और ग्रेविटेशन फोर्स जब 2 आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारा इसको प्रोवाइड कराएगा mv² r को, ठीक है, वो इसे प्रोवाइड कराएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन जब आएगा तो उस टाइम देख लेंगे इसे, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ होगा कि इन दोनों का जो सम आएगा वो अलोंग दिस लाइन ही आना चाहिए, तभी जाके आपका सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड होगा। तो टुवर्ड द सेंटर इधर की तरफ को आएगा ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट। फॉर्मूला वही है आपका a² + b² + 2ab cos थीटा, जो आपने कल पढ़ा था। तो आपका, और यहाँ पे क्योंकि मास सारे बराबर हैं तो आपके फोर्स भी बराबर आएंगे, तो आपका जो फोर्स आएगा वो f² + f² + 2ff * cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। इसकी और इसके बीच का 60। cos सर रूट कितना ये होगा? हाँ तो ये कितना आ जाएगा, f² + f², ये 1/2 आ जाएगा, √3f, तो ये मेरे ख्याल से √3f बन रहा होगा शायद, है ना। और f कितना होगा, f आपका हो जाएगा gm अपॉन, मान लो इसकी लेंथ l दे रखी है ट्राइंगल की, क्या लिखूंगा यहाँ पे, gmm अपॉन, अगर ये लेंथ l है, साइड इसकी साइड जो है, साइड मान लो l है, तो यहाँ पे क्या लिखूं, ये ग्रेविटेशन f क्या है, f एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स है, या तो इसके और इसके बीच में मान लो m और इसके बीच में, या फिर इसके बीच में मान लो, दोनों सेम आएंगे। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, सर L√2। l मैंने साइड मानी है ना, ट्रायंगल की साइड ही मेरे को l दी हुई है, यस सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लूंगा,
ऐसा ट्राइंगल है ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये M है, ये M है, ये M है और ये L है। अब मुझे ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच का निकालना हो, मान लो डिस्टेंस कितना लूंगा? L ही तो लूंगा। इतना Yes, sir. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यही तो आएगा √3। ठीक है ये तो। यस सर। भाई ये F क्या लिया था आपने? F आपने ग्रेविटेशन फोर्स तो लिया था पार्टिकल के बीच का, ये F भी वही था और ये F भी वही थे, तो ये F यही तो आएगा आपका GM × M/L²। ठीक है, अब क्योंकि आपने इनको वेक्टर की तरह ऐड किया तो फिर √3 फालतू आ गया ये ठीक है। यस सर सही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? यहाँ पे R और L में रिलेशन निकालने में। ये तो ठीक आ गया आपका। अब R कितना लूंगा? R मेरा ये रेडियस है यहाँ तक का, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहे हैं। सर L/√2। कैसे? सर वो जो पूरा लेंथ हो जाएगा L√2 हो जाएगा, तो उसका हाफ लेंथ L/√2। ओके, आप कह रहे हो ये पूरा ये सर L है। L/√3। कैसे? ये 1:2 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड, पता है आपको? यस सर। Yes, sir. ऐसा कुछ होता है ना, मेरे को भी ध्यान नहीं है पूरा, ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से। सर टू ऊपर होता है शायद। 3/12। हाँ तो उसमें निकालोगे, देखो ये तो L है और ये L/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो निकल जाएगा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। यस सर, सही है। पाइथागोरस से निकाल लो या फिर cos थीटा से निकाल लो, यहाँ पे आपको पता है एंगल 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा टोटल लेंथ? L कितना हो जाएगा? L मान लो ये A B C D है, तो मैं अगर BD की बात करूं तो BD कितना होगा? सर √3/12। L cos या साइन? पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकता हूँ मैं, बिना पाइथागोरस के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मेरे को पता है L है, मेरा हाइपोटेनस L है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये लेंथ BD कितनी होगी? अरे फोर्स को डिवाइड नहीं किया आपने कंपोनेंट में, ऐसे नहीं लिखते हैं। यस सर। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई? cos 30 क्या होता है आपका? cos क्या होता है? सर √3/2। √3/2। ऐसे तो आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस तो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? L, हाँ √3/2 आ जाएगा। तो BD आ गई मेरी। यस सर। अब ये जो होता है 2:1 होता है, मेरे को लगता है ये 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, 2:1 ऐसे होता है ये, इसमें डिवाइड करता है ये। तो मुझे कितना चाहिए? मुझे ये चाहिए, रेडियस मेरा कहाँ से कहाँ तक है? B से लेके और यहाँ तक का रेडियस ये है मेरा, तो ये टोटल लेंथ का कितना होगा? R = क्या मैं लिख सकता हूँ? R is 2/3 ऑफ BD, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। क्योंकि पूरा लेंथ कितना है मेरा? 2 ये है और 1 ये है, 2:1 में है ना ये, तो मान लो 2x है, ये 1x है, टोटल लेंथ मान लो 3x है, 3x में से 2x जो है वो ये है, ये जो मेरा यहाँ तक का आएगा BO मान लो इसे R, तो ये 2/3 ऑफ BD होगा। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। बस अब आपका रिलेशन आ गया, 2/3 BD है, BD आप निकाल चुके ऑलरेडी, यहाँ से आ जाएगा L √3/2। तो ये आपका BD आ गया, यानी कि R आ गया। अब आपका रिलेशन यहाँ से निकल जाएगा, R आपका L की टर्म में आ गया, तो यहाँ पर जो R है आपका, अब आपको L की टर्म में R की वैल्यू पता है, R जो है मेरा कितना L है, तो मेरा जो आंसर है वो L की टर्म में यहाँ सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर? यस सर। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन क्या किया हमने, जिसको समझ में अभी भी नहीं आया एक बार दोबारा देख लो। 3 पार्टिकल क्योंकि ये मूव कर रहे थे और तीनों को मैंने मान लिया कि तीनों जब अपने सेंटर ऑफ मास की अबाउट करेंगे तो पक्का है,
और इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंट्रोइड पे होगा, है ना, सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का एक, सेंटर ऑफ मास जो है सेंट्रोइड पे होगा, उसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। अब जब ये रोटेट कर रहे हैं तो इसमें दो फोर्स काम करेंगे, तो सेंटीपीट एक पार्टिकल को मान लो, मैं मान लूँ इस पार्टिकल को, इस पर दो फोर्स काम करेंगे। एक तो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए तो वो इतना होगा mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रोटेशन जो इस पे घूम रहा है, और दूसरा इस पे ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। कौन लगा ग्रेविटेशन फोर्स? बाकी दोनों पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल। तो ये दोनों जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। मैं दोनों का रिजल्टेंट जब लूंगा तो फॉर्मूला मेरा वही है f² + f², क्योंकि फोर्स दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह बराबर है, मास बराबर है। तो मैंने लिखा f² + f² + 2f cos 60। तो मेरा नेट फोर्स आ गया ग्रेविटेशन फोर्स पार्टिकल पे। इसको मैंने सॉल्व किया जो तो मेरा √3 × f आया। फिर मैंने f की वैल्यू पुट कर ली, तो मैंने देखा Gmm/L², क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, चाहे मैं इस दोनों के बीच का ले लूँ चाहे इन दोनों के बीच का ले लूँ, L ही आना है मेरा। तो ये आ गया √3L, तो ये तो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स आ गया। और ये मेरा आ गया था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्रॉब्लम बस क्या थी मेरा कि R और L में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे L दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ, R मुझे निकालना पड़ेगा। तो R निकालने के लिए मैंने क्या माना कि ये सेंटर इसके अबाउट मूव कर रहे हैं, अपने सेंट्रोइड के अबाउट। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड होता है, अगर आप इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो सेंट्रोइड जो है 2:1 में डिवाइड करता है ट्राइंगल, इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है ये। तो पूरी लेंथ जो BD है उसका 2 पार्ट ऊपर होगा, 1 पार्ट नीचे होगा। तो टोटल जो BD है उसको मैं बोल सकता हूँ कि BD जो है मेरा वो, सॉरी, जो BO है, जो R है मेरा BO, वो 2/3 ऑफ BD होगा। जो BO होगा वो 2/3 ऑफ BD होगा। और BD निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ली। यहाँ से मैंने BD निकाल लिया और वहां से फिर मैंने अपना BO यानी कि R निकाल लिया। क्लियर हो गया ये? तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, तो इसको जब एक बार खुद करके देखना दोबारा से, जिनको अभी समझ में नहीं आया एक बार खुद ट्राई करना, तभी समझ में आएगा। सर यहाँ पे तीनों के तीनों रेडियस है ना, R है ना? हाँ, तीनों रेडियस हैं, बराबर आएंगे तीनों, एक कोई भी एक निकाल लो। और सर जो OD है वो नहीं होगा रेडियस? नहीं, OD किसका रेडियस होगा? D पे कोई पार्टिकल थोड़ी है, पार्टिकल तो कहाँ पे है? पार्टिकल तो भाई A पे है या B, C पे है या B पे है, और एक किसके अबाउट घूम रहे हैं, इस O के अबाउट घूम रहे हैं। तो डिस्टेंस तो आप O से ही लोगे ना पार्टिकल का हमेशा, ये वाला, या तो ये लोगे या फिर ये वाला लोगे या फिर ये वाला लोगे। ये डिस्टेंस रेडियस हो सकते हैं ना, ये डिस्टेंस तो रेडियस। D पे कोई पार्टिकल नहीं है ना यहाँ पे। क्लियर? मैंने अज्यूम कर लेता कि ये सर्कल में, सर अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहे होंगे तो फिर तो सर्कल के हर पॉइंट पे रेडियस होगा सेंटर से। हाँ, लेकिन सर्कल कैसे बनेगा? सर्कल भी तो देखो कैसे बनेगा। सर्कल अगर जब बनेगा, ये पार्टिकल घूमेंगे तो ये सर्कल ऐसे बनेगा। ये सर वो मैंने सर्कल अज्यूम कर लिया था ना, ऐसे बनेगा ना सर्कल इनका। यस सर। तो ये कोई रेडियस थोड़ी आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस थोड़ी है। यस सर, यस। समझ लो, रेडियस तो यहाँ से आ सकती है, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या फिर इससे निकालना तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, तब जाके रेडियस आएगी आपकी। क्लियर? यस सर। चलो यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चलेगा, हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाते, पहले आसान चीजें कर लेते हैं। सर इसमें साइनों की वेलोसिटी सेम होगी? इसमें किसकी वेलोसिटी सेम होगी? पार्टिकल की। तीनों पार्टिकल की। हाँ, सिमेट्री है तो सेम होगी। यहाँ तो सिमेट्री है ना, तीनों में मास सेम है, सब कुछ सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम आएगा। ओके। तो बस मैंने सिमेट्री है तो सिमेट्री में तो होना ही है ना। चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, थोड़ा इजी कर लेते हैं। कितने लोगों को कॉम्प्लेक्स लगा ये? किसी को नहीं लगा? सर लगा। ऐसे मुझे मत बोले। हाँ तो बता देना, नहीं तो मैं और डेप्थ में जाता रहूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं ना तो मैं फिर और डेप्थ में जाता रहूंगा, जितने आप जहाँ तक नहीं बोलोगे कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा 11th क्लास के स्टूडेंट हो अभी। एनीवे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर होने शुरू होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, पार्टिकल घूमते कैसे हैं,
है ना, ग्रेविटेशन फोर्स को ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को, मैं बस सर ये बताना। सेंट्रॉइड तो 10th में ही पढ़ लिया। हाँ 10th में पढ़ लिया होगा, तो थोड़ा सा उसका एक बार अगर रिवीजन करोगे तो आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई एक्चुअली कैसे कैसे होता है, कैसे वो रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है ना। तो मेरा बस एम वो था थोड़ा बताने का, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा था आपसे, मेरा एम बस ये था कि आप वो उतनी चीजें समझ लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसमें अप्रोच क्या होगी। तो अप्रोच मेरे ख्याल से मोटी मोटी समझ में आ गई होगी सबको, अप्रोच क्या होगी। यस सर। धीरे धीरे आ जाएगी, अभी करते रहोगे तो धीरे धीरे और आ जाएगी समझ में। चलो एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा इजी आते हैं, थोड़ा टफ टफ पे नहीं आते। ये कह रहा है कि दो हमारे को जी एच मैंने एच हाइट पे वैल्यू जी एच दे रखा है और जी डी भी दे रखा है, डेप्थ डी पे दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, मैंने एच हाइट पे जो जी की वैल्यू है और डी डेप्थ पे जो जी की वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर हैं, और डी काफी छोटा है, एच काफी छोटा है, तो आपस में रिलेशन क्या होगा, डी इक्वल टू एच होगा या डी इक्वल टू एच बाय 2 होगा या डी इक्वल टू एच बाय 4 या डी इक्वल टू 2h। 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। सर D इक्वल्स टू 2h। डी इक्वल टू 2h, अच्छा ओके। यस सर, बिल्कुल यही आंसर है। तो इसमें जी एच क्या लिखा है आपने, क्या लगा बताओ। सर वही सिंपल फॉर्मूला था सर। जो हमारा जी एच होगा वो हमारा हो जाएगा जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, और जो हमारा जी डी है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। उसको अगर इक्वेट करेंगे तो डी हमारा 2h के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सबको ये जी एच का फॉर्मूला में ड्राइव किया था स्मॉल हाइट के लिए। यस सर यही है। दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि जी डी इक्वल टू जी एच दे रखा है, तो इससे आपका आ जाएगा, ये सब कट जाएगा, जी नॉट वगैरह वगैरह, सॉरी डी बाई आर होगा ये, और ये हो जाएगा इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। पहले जी नॉट से जी नॉट कट जाएगा, फिर 1 से 1 काट लो, माइनस से माइनस काट लो, आर से आर काट लो, तो फाइनली आ जाएगा डी इक्वल टू 2h बच रहा है मेरा। तो ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, d इक्वल टू 2h आ रहा है, यानी कि जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू 50 मीटर ऊपर होगी वो कितने मीटर डाउन होगी, 25 मीटर। 25 या 100, सॉरी सर 100। क्योंकि d इक्वल टू 2h आ रहा है, तो उसके लिए आपको 100 डाउन जाना पड़ेगा। यस सर। यानी कहाँ पे तेजी से घट रहा है आपकी वैल्यू, ऊपर या depth नीचे, में। सोच लो सर सॉरी सर, हाइट पर जो है घट रही है जल्दी। भाई। हाइट में आप 50 गए उतने में वैल्यू इतनी घट गई कि जितने यहाँ पे 100 जाना पड़ा आपको, यस सर हाँ। तो यानी हाइट में तेजी से घट रही है। यस सर। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को, किसी को डाउट इसमें। यस सर एग्री है सर। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं। यस सर। क्लियर है भाई। देखो d इक्वल टू 2h आ रहा है, तो यानी आपको डेप्थ ट्वाइस जानी पड़ रही है उतने सेम घटाने के लिए, यानी कि आपके यहाँ धीरे धीरे घट रहा है डेप्थ में आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 100 मीटर नीचे जाना पड़ रहा है, तब जाके आपकी वैल्यू घट रही है उतनी, इतने की 50 मीटर ऊपर जाने पे घट रही है वैल्यू घट रही है डेप्थ में जाने से जी की। और ये होता भी है। अभी आपने ग्राफ देखा था ना, आपका ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ ऐसे था ना, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो घट रहा था वो लीनियरली घट रही थी वैल्यू। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, ये तो आपका सरफेस हो गया जहाँ पे वैल्यू आपकी जी आती है, यहाँ से लीनियरली घट रहा है, और ये कैसे घट रहा है, लगभग एक्सपोनेंशियल टाइप का घट रहा है, तो ये यहाँ तेजी से घटेगा, यहाँ पे घटेगा नहीं घटेगा। अगर ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है, यस एक सर। ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ बहुत तेजी से घटेगा ना, यहाँ पे वैल्यू एक्सपोनेंशियली घटेगी। यहाँ पे तो 1 बाय
r² से घटेगा और डेप्थ में 1/r से घटेगा यहाँ पे 1/r से घट रहा होगा बिल्कुल, है ना, यहाँ पे जी जो है 1/r से घट रहा होगा, और यहाँ पे जो घट रहा होगा वो r² से घट रहा होगा। तो यहाँ वैल्यू बहुत तेजी से घट रही है आपकी हाइट के साथ, इसलिए आपको हाइट में केवल 50 मीटर जाने पे उतना वैल्यू घट जा रही है, इतना यहाँ पे 100 मीटर जाने पे घट रही है। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। देखो क्वेश्चन निकालना तो इजी था, क्वेश्चन तो यहाँ पे निकाले खत्म हो गया था। जैसे आपने ये सॉल्व किया यहाँ पे, ओहो ये कैसे जा रहा है, जैसे आपने ये सॉल्व किया क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में सोचोगे चीजों को तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, देखो यही फर्क होता है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं नीट में या किसी भी एग्जाम में और नहीं करते, वो बच्चे केवल क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लेते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो केवल यहाँ पे इतना निकाल के छोड़ देते हैं, वो कभी उसके आगे पीछे नहीं सोचते कि हो क्यों रहा है ऐसा या क्या है। मैंने हर क्वेश्चन में नहीं होगा लेकिन काफी क्वेश्चन में आप सोच सकते हो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप ये चीजें सोच के रखोगे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना, आपने डी इक्वल टू एच आया तो मेरा काम खत्म। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसे तो बता कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चे कहते हैं ना सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितनी बुकें सॉल्व करूं, तो मैं कहता हूं पहले तो मेरे को ये बताओ क्वेश्चन करते कैसे हो, तब मैं बताऊं कितनी बुकें सॉल्व करूं। अगर आप सोच समझ के करते हो तो कम बुकें सॉल्व करनी पड़ेंगी, सोच समझ के नहीं करते केवल सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो फिर ज्यादा बुकें करनी पड़ेंगी। चलो ये बोल रहा है एक, अच्छा भी कोई थोड़ी देर पहले क्वेश्चन चल रहा था तो कोई बच्चा बोल रहा था कि सर मास चेंज होगा। मास चेंज नहीं होगा बेटा, वेट चेंज होगा। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन पहले कोई बात चल रही थी, मैं भूल गया बीच में बताना। मास और वेट में फर्क है ना दोनों का? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी जो बात चल रही है mg जो होता है, mg क्या होता है? वेट होता है। वेट। कैसी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। और मास कैसी क्वांटिटी है? सर मास स्केलर। मास स्केलर। मास स्केलर। अच्छा जो आप बोलते हैं हमारा मास 50 किलो है तो 50 किलो क्या है, मास है या वेट है? वेट है। मास है सर। वेट की यूनिट क्या होगी? सर न्यूटन। वेट की यूनिट न्यूटन होगी, है ना। तो वेट जो होगा वो mg के बराबर होगा ना, वेट तो। हाँ यस। mg में मान लो 50 फुट करोगे 10 फुट करोगे तो 500 न्यूटन आपका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो मास और वेट में फर्क है। जो हम कहते हैं मून पे जाके हमारा वेट 1/6 रह गया, तो वेट 1/6 रह गया, मास 1/6 रह गया? सर वेट 1/6। सर वेट 1/6। वेट 1/6 क्योंकि वहां पे जो वेट होगा वो m इंटू g/6 हो जाएगा। m तो आपका चेंज नहीं होता ना, m तो आपकी प्रॉपर्टी है। यस सर। m विल रिमेन सेम, मास चेंज नहीं होगा आपका, वेट चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे g की वैल्यू g/6 हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर में अगर मास और वेट में फर्क पूछेंगे तो लिख लोगे ना कुछ तो पॉइंट बना के? यस सर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट उसकी न्यूटन है, वो सब लिख लेना उसमें। वेरिएबल है, मास जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक बॉडी है उसका वेट सरफेस पे जो है ऑफ अर्थ पे इसका जो वेट है इट वेज हम देखो एक तरीका भी होता है लिखने का, 700 ग्राम वेट। देखा ऐसे लिखा हुआ? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? सर 700 न्यूटन। नो, 700 न्यूटन। सर 700 into 9.8 न्यूटन। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो किलोग्राम वेट, एक होता है ग्राम वेट लिखने का। तो 700 अगर मान लो केजी वेट लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि इसका जो वेट, इसका मास 700 किलो है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 700 इंटू 9.8 या 10 मान लो, इतना न्यूटन।
ये इसका वेट हो जाएगा अगर ऐसा लिखा होता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेकिन 700 ग्राम वेट, इसका यानी कि मास कितना है? 700 ग्राम। 700 ग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा फिर? 700 ग्राम इंटू 9.8 अगर मैं ऐसा यूनिट में लिखूँ तो ये लिखूंगा न्यूटन। 0.7। यस सर। यस सर। इस केस में अगर मैंने को निकालना होगा तो ये निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम वेट है। तो इनमें फर्क समझ में आ गया? यस सर। 700, देखो सिंपल बात है, 700 किलोग्राम वेट मतलब 700 किलोग्राम की बॉडी का जो वेट होगा वो 700 किलोग्राम वेट होता है। सर अगर 700 किलोग्राम वेट लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा? कि 700 किलोग्राम की जो बॉडी होती है 700 किलो की, उस पे अर्थ जितना फोर्स एक्ट करेगा या जितना उसका वेट होगा उतना वेट या उतना फोर्स, 700 किलो की बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी अर्थ? 700 इंटू 9.8 लगाएगी। 700 इंटू 9.8 न्यूटन। कितना लगाएगी? तो यानी उस बॉडी का वेट इतना है, 700 इंटू 9.8 न्यूटन है। भाई 700 किलोग्राम मतलब बॉडी 700 किलो की है, उसका वेट कितना हो जाएगा 700 किलो की बॉडी का? 700 इंटू 9.8। सर 700 इंटू 9.8 न्यूटन। बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। सर तो जो अर्थ वेट फोर्स लगा रही है वो अर्थ के सेंटर से हम पे लगता है फोर्स, तब किसी भी बॉडी पे। क्या पूछना चाह रहे हो आप एग्जैक्टली क्वेश्चन? सर मतलब जो अर्थ फोर्स लगाती है वो अर्थ के सेंटर से लगता है ना, मतलब हमारे हाँ बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पे ये अर्थ है और ये बॉडी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लगेगा ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, mg। और सर किसी क्वेश्चन में फोर्स लिखा होता है kgf, वो क्या होता है? kg। हाँ करेक्ट, अब मैं वही बताना चाह रहा था आपको। इतना समझ में आ गया? वेट इसका जो 700 अगर केजी वेट लिखा है तो इसका मतलब इतना इसका वो होगा। यस सर। कई जगह पे फोर्स लिखा था कि इतना फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ऐसा लिखा था कि इतना फोर्स 700 किलोग्राम वेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि अगर 700 किलो की एक बॉडी हो उस पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? कितना फोर्स लगाएगी? सर 9.8 मल्टीप्लाई कर 700, कितना फोर्स लगाएगी? यस सर। तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 700 इंटू 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि किसी बॉडी पे फोर्स इक्वल टू 700 केजी वेट फोर्स काम कर रहा है, कोई भी लगा रहा है, मान लो कोई इंजन लगा रहा है या कोई चेन लगा रही है, ब्लॉक लगा रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 700 इंटू 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है या फिर ऐसे ही कर सकते हैं? नहीं करना होता, क्योंकि हम जो बात करते हैं यूजुअली हम न्यूटन में बात करते हैं ना फोर्स वगैरह की। यस सर। या तो आंसर आपका केजी वेट में दिया हो, ग्राम वेट में आंसर दिया हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन आपकी जो है न्यूटन वगैरह में दिए हुए हैं, या आपको कुछ और निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आपको पहले ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था आपको, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो बॉडी है इसका जो वे आ रहा है, इट बॉडी वेज 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, 700 ग्राम वेट, किलोग्राम वेट नहीं, ग्राम वेट। तो हाउ मच इट विल वे, ये समझ में आ गया? 700 ग्राम वेट मतलब इसका जो मास है वो 700 ग्राम मान लो, उस पर जितना फोर्स लगेगा, तो 700 ग्राम पे मैं फोर्स बता रहा था आपको कि 0.7 इंटू 9.8 लगेगा, क्योंकि 700 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा पहले। हाउ मच विल इट वे on a planet whose mass equal to
1/7 of the mass of the earth, and radius is half of the radius of the earth. तो ये बॉडी कितना वे करेगी इस प्लेनेट पे जिसका कि मास इतना वो करेगी वे जिसका कि मास इतना है और रेडियस इतना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऑप्शन इसमें ग्राम वेट में दिया हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर 400 ग्राम वेट। ओके, सीम्स करेक्ट। इतना आसान भी नहीं दिया? यस सर। आपने कर रखे क्या क्वेश्चन ये वाले? नहीं। अभी नहीं किए? अच्छा, हाँ बट इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी कोई वो करेगा तो फटाफट कर सकता है ना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सर 400 ग्राम वेट। क्या लगाया आपने? mg? यस सर। क्या 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 बताना है? कैसे किया क्वेश्चन? सर पहले तो मैंने ये किया कि जी डैश हमारा जी एम डैश बाई आर डैश स्क्वायर आएगा। अच्छा, और सर एम डैश की वैल्यू हमें गिवन है 1/7 ME। ओके और आर की वैल्यू हमें 1/2 RE। ओके ठीक तो है। इन्हें सॉल्व करके सर इन्हें सॉल्व करके फिर ऐसा आया कि जी एम बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4/7। ओके, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो ये आ जाएगा GME/RE²। यस ये तो अर्थ के केस में आया, और जब मान लो प्लेनेट पे हो जाती है तो पे W डैश उसका हो जाएगा, M तो सेम रहेगा बॉडी का, G चेंज हो जाएगा, G हो जाएगा यस सर। GME/7 और RE की जगह पे आ जाएगा RE/2। यस सर, ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को अब डिवाइड करके आपका W आ गया यहाँ से और ये W डैश आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो GME वगैरह कट जाएगा, RE कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये W/W डैश अगर निकालोगे तो M तो कट जाएगा ये वाला, G भी कट जाएगा, ME कट जाएगा, RE कट जाएगा, केवल मेरे ख्याल से बचेगा यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा तो ऊपर 4 चला जाएगा ये, और ये बाय 7 आई थिंक ये आएगा। ये आ रहा है उल्टा आ रहा है? उल्टा। उल्टा है ना, 7 अपॉन में है और 4 आपका ये चला गया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका उल्टा आएगा मेरे ख्याल से, तो 7/4 आएगा। अब आपको क्या पता था? आपको W पता था, W डैश निकालना था, तो W डैश मेरा हो गया 4/7 ऑफ द W, और 4/7 इंटू W की वैल्यू आपकी दी हुई है कितनी? 700 ग्राम वेज। जो अर्थ पे इसकी वेट है वो 700 ग्राम वेट था, तो 700 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 400। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा हमने शॉर्टकट मान लिया, बीच में GV काट लिए, ME काट लिए, किसी को डाउट तो नहीं आया इसमें? नो सर। बाकी सब लोगों को क्लियर है? यस सर। अर्पित, अनुभव, देवेश, हर्षिता, कनिका, कृष्णा, नेहा, निखिल, प्रियांशु, रिद्धि, रिया, रोहन, रोश, शिवम, सानवी, शुभम, तारिक, विभोर, विवेक, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके ओके, देखो सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मैं आगे आगे चलता रहूं आप लोग फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी लेट चल रहे हो तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का। हो सकता है मौका जाके 12th में मिले इसको पढ़ने का दोबारा, ग्रेविटेशन वगैरह।
जब 12th में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जो भी समझना है अभी समझ लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कल का जो फॉर्मूला अगर ध्यान होगा आप लोगों को, कल आपने निकाला था ना अलग अलग लैटिट्यूड पे वैल्यू निकाली थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर मैं जी माइनस जी 30 डिग्री निकालूं, जी तो इक्वेटर पे है और जी 30 जो है वो 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे है, तो ये कितना आएगा? ऑप्शन है आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4, 3/4। रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं इक्वेटर पे वैल्यू निकालूं जी की, तो मान लो जी आती है, और मैं अगर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे निकालूं, सर आंसर है 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। ओके अभी आते हैं। 30 डिग्री अगर मैं लैटिट्यूड पे निकालूं तो वैल्यू जी 30 आती है मान लो। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करके वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन आपके पास ये है ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4, ओमेगा स्क्वायर आर 3/4 एंड अगर मैं और ऑप्शन इसके बताऊं, और ऑप्शन इसके हैं ओमेगा स्क्वायर आर और हाफ ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बता रहे हो आप आंसर अभी? सर आंसर है 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी। बी, ओके। चलो बाकी लोग भी निकाल लो एक बार, देखो क्या आता है। अभी मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। बाकी लोग भी निकाल लो। कल का ध्यान है फॉर्मूले वगैरह जो पढ़े थे? यस सर। जिसको याद नहीं बताता हूँ फॉर्मूला क्या था। कल ये पढ़ा था ना, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और cos स्क्वायर लैम्डा, दिस वाज द फॉर्मूला। सर डन। डन, ऐसे किया है। यस सर। बस cos 30 की वैल्यू पुट कर दो। cos 30 की कितना होता है? √3/2, √3/2। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ये। पूछ क्या रहा था वो? जी माइनस जी 30 पूछा था, उसको यहाँ ले आते हैं तो जाएगा जी माइनस जी 30, ये चला जाएगा इस तरफ। ओके, ये क्लियर है सबको कैसे किया हमने? यस सर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा। ठीक है। यस सर। अच्छा अगर ये बोले इसमें कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि अर्थ कितने ओमेगा से रोटेट करें ताकि आपका इफेक्टिव जी 0 हो जाए, वेट 0 हो जाए, क्या करोगे? सर 0 डिग्री से घूमेगी। नहीं, 0 डिग्री इक्वेटर पे कह रहा है वेट 0 हो जाए आपका, कितना रोटेशन से घूमे ओमेगा से
ताकि इक्वेटर पे वेट मेरा 0 हो जाए। क्या करोगे इसमें? वेट 0 कब सर होगा? बोलो 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 बोलो। ओमेगा से बोलो कितना ओमेगा से घूमे ताकि मेरा इफेक्टिव वेट 0 हो जाए। इफेक्टिव क्या होता है? मेरा जी डैश होता है इफेक्टिव, तो एक्चुअली जी होता है। तो 90 डिग्री। नहीं, ओमेगा 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 माने एंगुलर स्पीड। देखो जी डैश को 0 करोगे ना, जी डैश 0 करने का मतलब क्या हुआ आपका? इसको 0 कर रहे हो आप। सर ये हमारा आएगा सर जी डैश जो हमारा आएगा वो आएगा वो सॉरी जी जो हमारा ओमेगा आएगा वो हमारा आएगा जी बाय आर कॉस स्क्वायर करेक्ट। और वो पूरे का अंडर रूट। देखो जी डैश को 0 करना है तो जी डैश 0 मतलब ये 0 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, इससे हमें ओमेगा निकालना है। इसमें जी क्या है? जी तो आपका जो इक्वेटर पे जी होता है वो वैल्यू है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है जी की। ठीक है, आर आपका फिक्स है, रेडियस ऑफ द अर्थ फिक्स है आपका। कॉस लैम्डा डिपेंड करेगा कहाँ पे पूछ रहा है, मैंने इक्वेटर पे पूछा आपसे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस लैम्डा यहाँ पे कॉस 0 1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी इक्वेटर पे? 0 0 होगी ना। कल देखा था ना मैं, लैम्डा कहाँ से नापते हैं? यहाँ से नापते हैं लैम्डा। यस सर 0 हो जाएगा। ये होता है लैम्डा। तो इक्वेटर पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 90 होगा, कल मैं देखा था। तो ये वैल्यू 0 कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आपका आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा आ गया आपका जी बाय। अंडर रूट 9.8 बाय आर। तो अगर हमारी ओमेगा इतनी हो जाए, अगर अर्थ इतने इससे घूमने लगे ओमेगा से, तो मेरा इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफेक्टिव वेट मेरा 0 हो जाएगा, यानी मैं ग्राउंड को प्रेस में किया। फिर से बता दो जी जी डैश को 0 कैसे पुट किया? वहां से समझ नहीं आया। देखो इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। ये वाला फॉर्मूला जो है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कल किया था मैं ड्राइव, ध्यान है? यस सर। इसमें जी क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू है इक्वेटर पे। अगर मैं रोटेशन को ना मानूं, इक्वेटर पे जो मेरी वैल्यू जी की आएगी, ये वो वैल्यू है। यस सर। ठीक है, और इसमें ओमेगा पता है? ओमेगा क्या है? सर एंगुलर वेलोसिटी। किसकी? सर जो अर्थ जो रोटेट हो रही है शायद उसकी। बिल्कुल एग्जैक्टली, अर्थ जो रोटेट हो रही है उसकी। ये जो ओमेगा आपकी, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। यस सर। टाइम पीरियड कितना पता था कल हमने अर्थ का रोटेशन का? कितना लिया था? सर 24 into 3600। करेक्ट, ध्यान है ना? यस। तो ओमेगा ये होती है, ओमेगा समझ में आ गई। आर क्या है? सर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, लैम्डा क्या है? एंगल मेड। लैटिट्यूड है। यस सर। ये लैम्डा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि मुझे इफेक्टिव वेट 0 करना है। इफेक्टिव, एक्चुअल वेट नहीं, इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? एम जी डैश होगा मेरा इफेक्टिव वेट। यस सर। अब एम जी डैश में क्या फर्क पड़ेगा? जी तो कांस्टेंट है आपका, लेकिन जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, आपकी ओमेगा बढ़ती जाएगी, तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा आपका पूरा। यस सर। मान लो मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ, तो इक्वेटर पे मेरा आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो फिक्स हो गया, लैम्डा भी फिक्स हो गया मेरा 0 डिग्री। वेरिएबल क्या बचा मेरा? ओमेगा बचा वेरिएबल एक, अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो। यस सर। तो जैसे जैसे अर्थ अपनी ओमेगा बढ़ाती जाएगी, ये फैक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यस सर। और कभी ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। यस सर। तो जी डैश कितना हो जाएगा उस केस में? 0। 0। तो मेरा इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा?
0 जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जी डैश को जीरो किया। देखो मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, जी डैश को जीरो पुट किया, जी डैश मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, इक्वल टू लिखा मैंने जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और फिर मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट करी। लैम्डा मेरा क्योंकि 0 डिग्री था तो कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। बचा क्या मेरा, ओमेगा स्क्वायर आर बचा और जी बचा। इसको जब मैंने सॉल्व किया था मेरा ओमेगा आ गया रूट ऑफ जी बाय आर। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर इतना ओमेगा से पृथ्वी घूमती है, अर्थ घूमती है, तो मेरा इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या फील होगा? कि आप ग्राउंड को प्रेस, क्या फील होगा? आप ग्राउंड को प्रेस नहीं कर पा रहे, आप कोई ग्राउंड पे फोर्स नहीं लगा पा रहे। ऐसा होता है ना, लिफ्ट एकदम से मान लो सडनली, अगर मान लो लिफ्ट की तारें काट दूं मैं और लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, तो वेट लॉस होता है, वेट, महसूस होता है। हाँ वेटलेसनेस दिखती है हमें, ये वेटलेसनेस है बिल्कुल। तो वही वेटलेसनेस यहां भी दिखेगी। आपका इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा अगर अर्थ इतनी तेजी से रोटेट करने लगे। अर्थ अभी कम उससे रोटेट कर रही है, जितना अर्थ का रोटेशन बढ़ता जाएगा उतना वो आपकी वेट जो है कम होता जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ट्रेन के केस में यही होता है ना, ट्रेन में क्या था, उसकी स्पीड अर्थ की ऐड हो रही थी उसमें, तो उसलिए उसका वेट कम हो जा रहा था। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अभी ये? सर वो वाला तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा था ना, कि अपोजिट डायरेक्शन थे। लेकिन वहां पे अर्थ का इफेक्ट तो था ही ना, अर्थ की जो वेलोसिटी थी वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा ही रही थी, दोनों के कारण लग रहा था। ट्रेन की स्पीड के कारण भी लग रहा था और अर्थ की स्पीड के कारण भी लग रहा था। यहाँ पे हम रेस्ट में है, केवल अर्थ मूव कर रहा है, तो केवल अर्थ के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण। वहां पे दोनों के कारण आ रहा था, है ना? यही बोलो ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो वहां पे दोनों था, क्योंकि तो वहां पे ट्रेन भी चल रही थी और अर्थ भी मूव कर रहा था, तो दोनों के कारण और इफेक्ट और बढ़ रहा था। वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इफेक्ट बढ़ जा रहा था वो खुद ही। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने कई सारी मूवी वगैरह देखी होंगी, आज साइंस फिक्शन कई सारी मूवी वगैरह आती है ना, अर्थ रोटेट करना बंद कर देता है। ग्रेविटी मूवी है, कौन कौन सी मूवी है भूल गया, कोर मूवी है। उसमें खैर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो है रोटेशन की बात हो रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ रहे हो आप कितना अजीब सी चीज हो जाएगी। अगर मान लो अर्थ तेजी से रोटेट करने लगे और मान लो उससे और तेजी से करने लग जाए, फिर क्या होगा? यहाँ तो 0 हो गया वेट, और तेज से, इससे भी तेज करे तब क्या होगा? हम उड़ जाएंगे शायद। बिल्कुल, हम जो है उड़ने बाहर फेंकने लगेगा, अर्थ उठा के जो है सरफेस से बाहर फेंकने लगेगा ऑब्जेक्ट को। जैसे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में होता है ना, जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो तो आप जब मान लो मक्खन वगैरह बनाते हैं तो उसमें पार्टिकल बाहर आ जाते हैं सारे, या मिल्क शेक वगैरह बनाते हो तो एकदम से बाहर को पार्टिकल को फेंकते हैं सबको। ऐसे होने लग जाएगा आपके साथ, आप जो है अर्थ से बाहर फेंकने लगोगे। गॉट द पॉइंट? सर इसका टुवर्ड्स कोई डायरेक्शन भी तो होता होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नहीं सर, जैसे आपने बोला कि अगर और स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी तो अर्थ जो है वो फेंकना शुरू कर देगा, तो सर उसका भी तो, उसके रिस्पेक्ट में भी तो कोई डायरेक्शन होता होगा। कि किधर को फेंकेगा? जी सर। आप बोलो किधर को फेंकेगा, उसका कोई डायरेक्शन होगा, ये बोल रहे हो आप? जी यस सर। किधर को फेंकेगा? अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को लगाता है? जब कोई चीज रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे किधर को लगेगा? सर वो तो उसके सेंटर की तरफ ही लगेगा ना, वो नो अपनी नो तरफ नो, अट्रैक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल नॉट ग्रेविटेशन। बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कल हमने इधर को नहीं बनाया था, ध्यान नहीं है? कल कल ऐसे करा था हमने, एमजी हमने इधर को बनाया था, ग्रेविटेशन फोर्स। सर वो तो आपने ये बोला कि पाथ से, मतलब जो उसका ऑर्बिट जो वो लेगा वो उससे बाहर फेंकेगा, हम्म तो सर मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा? कुछ तो वो रहेगा ना, मतलब या फिर सीधा अर्थ के जो, और मतलब जो अर्थ पूरा सरफेस है उससे बाहर। यस ऑब्वियसली, देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये एमजी है, ठीक है? इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, एक कंपोनेंट ये बन सकता है और एक कंपोनेंट ये बना सकता हूँ मैं।
ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये बढ़ते बढ़ते ये वाला कंपोनेंट जो है इसको बैलेंस करने लग जाएगा mg को। अगर ये fc बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे fc की वैल्यू बढ़ेगी, fc के दोनों कंपोनेंट बढ़ेंगे, ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ेगा और ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कुछ टाइम बाद mg को बैलेंस करने लगेगा। ये जो mg है ना, इसको बैलेंस करने लगेगा। अगर आप fc की वैल्यू उससे भी ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपके फिर दोनों कंपोनेंट ज्यादा हो गए, ये वाला कंपोनेंट भी ज्यादा हो गया mg से, और ये तो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो अब क्या होगा, आपके दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो mg से ज्यादा हैं, तो आपको ये कहीं इधर उठा के बाहर, ऐसे कहीं बाहर फेंक देगा। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा आपका इधर को आएगा। पहले किधर को आता है रिजल्टेंट फोर्स? पहले आपका जो फोर्स आ रहा था वो नेट फोर्स इधर को ज्यादा आ रहा था mg का, ये फोर्स कम आ रहा था fc का। पहले ये छोटा था, mg ज्यादा था, इसलिए आप ग्राउंड पे स्टिक थे। लेकिन मान लो ये वाला फोर्स बड़ा हो गया और mg का फोर्स कम रह गया, तो फिर क्या होगा, आप ग्राउंड से उठा के बाहर फेंक देगा आपको। समझ में आया नहीं आया? यस सर। आप उसमें नहीं घूमे कभी, जो मैरी गो राउंड होता है ना, जो पार्क में लगे रहते हैं झूले टाइप के, जिसमें गोल गोल घूमते हैं? हाँ सर। तो अगर वो बहुत तेज घूमने लगे तो आप क्या होगा, बाहर की तरफ नहीं फेंके जाते आप लोग? या मान लो आप बस कार से सडन टर्न लेते हो, मान लो एकदम से आपने गोल घूमे कार में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है आप पे, तो आप इधर को बाहर की तरफ को ऐसे फेंके जाते हैं ना इधर को। आप क्योंकि वहां पे कार में खिड़कियां होती हैं, वो होती हैं, तो आपका हाथ दरवाजे से वो करके आप रुक जाते हो। अगर मान लो पे दरवाजा ना होता तो आप क्या होते हैं, बाहर निकल जाते कार से बिल्कुल। यस सर, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? सर मतलब जब तक एक mg का जो मतलब mg जो है, जब तक वो ज्यादा है तब तक तो हम सरफेस के साथ रहेंगे, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मतलब छोड़ देगा तो हम लोग उस पाथ से मतलब बाहर चले जाएंगे ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यही होगा। इसीलिए भगवान ने ओमेगा इतना कम करा हुआ है, आप जो है अर्थ पे रुके हुए हो। अगर ओमेगा बढ़ जाए कहीं से अननेचुरली या कुछ नेचुरली पावर से, तो आप जो है बाहर फेंक जाओगे अर्थ से। ओके सर। ओके, तो ठीक है। हमारा दोबारा क्वेश्चन जो था वो सिंपल क्वेश्चन तो ये था बस कि वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री पे, उसको निकालने के हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। और बाई चांस मैंने ये पूछ लिया था आपसे कि अगर जीरो कब होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है आपका वेट जीरो कब होगा, या मान लो उसने पूछ लिया कि आधा कब हो जाएगा। अगर मान लो उसने आधा पूछा तब क्या लिखो, कब कैसे करोगे? ओमेगा कितना हो कि वेट आधा हो जाए, तो क्या करोगे? सर वहां पे ना g डैश की जगह पर g/2 रख देंगे। बिल्कुल, जी डैश की जगह पे g/2 कर देंगे अगर वो आधा बोलेगा तो आपका इफेक्टिव वेट g/2 हो जाएगा, मैंने mg/2 मान लो या g/2 मान लो। इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? कर लोगे ये चीज, ये क्वेश्चन ऐसा अगर आगे तो? यस सर। बाकी लोग भी कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया उसने? यस सर। यस सर। तो कुछ भी पूछ सकता है, जीरो पूछ सकता है, ओके गुड, जीरो पूछ सकता है, g/2 पूछ सकता है, 3g/2 बोल सकता है, आपका वेट 3/4 हो गया, या वो बोल सकता है कि 20% रिड्यूस हो गया। अगर 20% रिड्यूस बोलेगा तब क्या करोगे? तो सर यहाँ पर हम g डैश की जगह सर 8/10 जी। 80/100। करेक्ट करेक्ट। जी की जगह पे अगर 20% रिड्यूस बोल दिया तो 8/10 कर लो या 80/100 कर लो, यस सर। या फिर 0.8 कर सकते हैं, या 0.8 कर लो। करेक्ट, 0.8 भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन सारे एक ही हैं, क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, सारे एक ही क्वेश्चन है, केवल उसके बोलने का तरीका अलग अलग हो गया। समझ गए? यस सर। तो देखो, अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, और अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको ये लगेगा कि सारे क्वेश्चन ये अलग अलग हैं। समझ में आई बातें अब जो हम बात कर रहे हैं अभी? यस सर। यस सर। टाइम हो गया क्या क्लास का? हाँ सर, हो गया टाइम तो। यस सर, हो गया। यस, चलो ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। जिसका डाउट है वो पूछ लो, अगर डाउट आउट है किसी का तो।
इसे फिर हम कल सर कंटिन्यू जो करते हैं। नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे मतलब जैसे जो नॉर्मली होता है कि mg ग्रेटर है fc के कंपोनेंट से, हम्म तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो तो हम्म मतलब कि अर्थ के सेंटर की तरफ नहीं आएगा, वो किसी और डायरेक्शन में आएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिर नॉर्मल जो लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए हम्म वो भी किसी और डायरेक्शन में लगेगा, हाँ, उसके उसके ऑपोजिट में। बिल्कुल उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये एंगल आप बोल रहे हो ना, सेंटर से जो उसकी दूरी आएगी बहुत कम आएगी, तो लगभग लगभग वो उतना ही आता है। अगर आप इसकी वैल्यू वगैरह निकालो आपको पता चल जाएगा, वैल्यू बहुत कम आती है इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो लगभग वो एंगल आपका काफी कम आएगा, तो लगभग वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही आएगा, हालांकि एग्जैक्टली नहीं होगा परपेंडिकुलर, थोड़ा सा एंगल पे होगा। ओके, क्योंकि फिर जब हम जैसे नॉर्मली कंसीडर करते हैं तो हम उस परपेंडिकुलर ही करते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ, हम यूजुअली इस चैप्टर के अलावा कहीं और ऐसे देखेंगे नहीं कि हम उसको जो है किसी और डायरेक्शन में मान लेंगे। हम यूजुअली सिर्फ परपेंडिकुलर ही मानेंगे, हालांकि वो होता नहीं है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे किताबों में जो बना हुआ है एनसीईआरटी वगैरह में, तो उन्होंने जो एम जी डैश बना रखा है वो उन्होंने सेंटर से पास नहीं करा हुआ, उन्होंने कहीं बीच में से पास किया हुआ है। अगर आप फिर कंप्लीट करोगे ना पैरेललोग्राम अपना, हम्म। तो कुछ ऐसा, कुछ जो भी उसका डायरेक्शन बनेगी तो कुछ ऐसे अजीब अलग से बन जाएगी बिल्कुल डायरेक्शन, अगर आप ढंग से ओके, नहीं ऑन मैं बेस वो करोगे। वैसे कह रही थी जैसे पिछले चैप्टर्स में तो नॉर्मली लिया था ना हमने, इसलिए। नॉर्मली मानते हैं, जैसे आपने वो पढ़ा होगा एरर एरर वगैरह पढ़े हैं आपने, एरर सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पर, हाँ। लेकिन आप कहीं आपने यूज किया अभी तक किसी क्वेश्चन में? अभी जब हमने क्वेश्चन किया आपने हम्म, कहीं यूज किया? नहीं। नहीं किया ना, यानी कि वो केवल वहां पे बताने के लिए था कि ऐसे ऐसे साइंटिफिकली ऐसे होता है, लेकिन हम जब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं सॉल्व तो उसमें हम नहीं मानते। तो ऐसी ग्रेविटेशन में ये चीज, इसका इफेक्ट होगा, लेकिन इफेक्ट इतना कम होगा कि हम बाकी जब चैप्टर करेंगे तो वहां पे हम इसको इफेक्ट को मानेंगे नहीं। ओके सर। ठीक है। सर यस यस सर। यस। सर इस चैप्टर की डीपीपी कब आएगी? ग्रेविटेशन चैप्टर की डीपीपी अभी अपलोड नहीं हुई है। नो सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद एक भी चैप्टर की नहीं हुई। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ अपलोड इसको। न्यूटन लॉ की आपकी, अच्छा उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, मैं इनको बोलता हूँ सीईओ को, तो एक दो दिन में ट्राई करते हैं हम लोग, अपलोड कर देते हैं इसे। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। करते हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस वगैरह देख के आइएगा, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है? यस सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।